गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 द गुप्त एज। गुप्त एज के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, जिसको भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। अब गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस टाइम पीरियड में भारत में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, चाहे वो रिलीजन के टर्म्स में हो, चाहे वो साइंस में हो, लिटरेचर में हो, कल्चर में हो। तो ये सब जो भी डेवलपमेंट्स उस समय हुए, इनके कारण ही गुप्त एज को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो चलो हम उन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट द क्लास। द गुप्त एज ये चला था 300 AD से 500 AD, मतलब लगभग 200 साल तक गुप्त डायनेस्टी ने इंडिया पे राज किया था। ये वाला चैप्टर 1700 ईयर्स अगो की बात बताता है, मतलब 1700 साल पहले फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी इंडिया में, मतलब लोग एग्रीकल्चर करने लगे थे और छोटे छोटे जो विलेजेस थे उसमें भी पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था। तो इससे क्या हुआ कि स्मॉल सिटीज़ डेवलप होने लगी और सिटीज़ के साथ साथ स्टेट्स भी डेवलप होने लगे, मतलब राज्य भी डेवलप होने लगा। और हर राज्य का अपना अलग से किंग होता था और डायनेस्टी होती थी। उस टाइम छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था और यहाँ की एक फेमस सिटी हुआ करती थी श्रीपुर, जिसको आज हम लोग सिरपुर के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण कौशल जो राज्य था, जो स्टेट था, उसमें कौन कौन सा एरिया कवर होता था? तो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और संबलपुर। संबलपुर जो आज के उड़ीसा में है, वो पहले दक्षिण कौशल में ही एरिया में ही आता था। और यहाँ का किंग कौन हुआ करता था? महेंद्र, जिसको बाद में समुद्रगुप्त ने हरा दिया था। समुद्रगुप्त महेंद्र को हरा दिया था, पर उसका जो एरिया था उस पर कब्जा नहीं किया था। वो सिर्फ टैक्स लेता था, ईयरली टैक्स लेता था महेंद्र जो राजा था यहाँ का। और इंडिपेंडेंस दे दिया था उसको कि तुम भले रूल करो अपने ही एरिया में, लेकिन ईयरली मुझे इतना फिक्स टैक्स दे दिया करो। उस समय जो बिहार था उसको क्या बोलते थे? मगध बोलते थे। और मगध में कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? तो गुप्त डायनेस्टी। और गुप्त डायनेस्टी का एक ग्रेटेस्ट रूलर हुआ करता था समुद्रगुप्त, वही जिसने महेंद्र को हराया था। तो समुद्रगुप्त एक ग्रेटेस्ट रूलर था उस डायनेस्टी का, और उसका कैपिटल था पाटलिपुत्र, जिसको आज हम लोग पटना के नाम से जाना करते थे। उस समय जो भी किंग होते थे, जो भी पावरफुल किंग होते थे, वो अदर स्टेट में अटैक करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो अपना साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे, मतलब एक्सपांड करना चाहते थे, और चाहते थे कि उनकी टेरिटरी और बढ़ती ही जाए, इनकम और टेरिटरी सब बढ़ती जाए। तो समुद्रगुप्त भी वैसा ही सेम टू सेम चाहता था। हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो पावरफुल रूलर्स होते थे, वो अपना जो भी थॉट्स रहता था वो उसको रॉक में या पत्थरों में लिखवाते थे। वैसे ही समुद्रगुप्त ने भी एक यूलॉजी लिखवाया था, मतलब प्रशस्ति लिखवाया था। पिलर ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद में एक पिलर हुआ करता था, उसमें वो अपना प्रशस्ति, मतलब अपने जो भी थॉट्स है उसको ऐसे वो एनग्रेव्ड करवाया था। उसमें उस प्रशस्ति में क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि समुद्रगुप्त ने हराया है आर्यवर्त के राजा को। आर्यवर्त मतलब नॉर्दर्न इंडिया, जो पंजाब वाले स्टेट है ना, वो सबको हराया है। वनांचल स्टेट को, वनांचल मतलब झारखंड वाला एरिया, उस स्टेट को हराया है। फिर दक्षिण पथ, जो साउथ वाले जो स्टेट्स थे उसको दक्षिण पथ बोला जाता था, तो इसको भी हराया है। तो जो छत्तीसगढ़ रहता था उसको बोलते थे साउथ कौशल, जिसकी राजधानी थी सिरपुर, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा। सिरपुर साउथ कौशल की राजधानी थी। तो और नीचे जो बस्तर साइड है उसको क्या बोलते थे? महाकांतर। तो वो क्या किया था? साउथ कौशल को भी हराया था, महाकांतर को भी हराया था। ठीक है, पर उसको हरा तो दिया, लेकिन इन लोग को एनेक्स नहीं किया, मतलब अपने टेरिटरी में नहीं मिलाया, सिर्फ उनसे टैक्स ईयरली लिया करता था। तो ये सब उसके प्रशस्ति में लिखा है, वहाँ से हमको ये सब जानकारी प्राप्त हुई है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त मतलब नॉर्दर्न इंडिया पे तो राज कर लिया था, है ना, उनको डिफीट कर दिया था। तो इससे वो एक बहुत ही पावरफुल किंग बन गया और उसका एम्पायर बहुत बड़ा होते चले गया। पर जो दक्षिण पथ का किंगडम था, जो कि साउथ कोस्टल और महाकांतर, मतलब छत्तीसगढ़ और बस्तर, है ना, तो ये दोनों किंगडम्स को वो जीत तो लिया था, लेकिन उसने रिटर्न कर दिया।
समुद्रगुप्त सिर्फ एक वॉरियर नहीं था बल्कि आर्ट का लवर भी था। आर्ट का लवर मतलब कि उसको आर्ट में भी इंटरेस्ट था, जैसे कि उसके जो गोल्ड कॉइन्स थे उसमें उसने खुद को वीणा बजाते हुए दिखाया था। जो भी कॉइन्स रहते थे, जैसे मान लो ये एक कॉइन है, तो इस कॉइन में समुद्रगुप्त का फोटो बना रहता था और वो उसमें वीणा बजाते रहता था। मतलब इससे हमको पता चलता है कि वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि लवर ऑफ आर्ट भी है। और समुद्रगुप्त के बाद आया उसका बेटा चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उसका पूरा नाम था। उसने समुद्रगुप्त के बाद उस एम्पायर को आगे बढ़ाया। तो चंद्रगुप्त ने भी सेम काम किया, उसने भी एम्पायर को एक्सटेंड किया और फ्रेंडली रिलेशन बनाया साउदर्न किंग से, मतलब जो केरला, तमिलनाडु, ये सब जो साउथ के स्टेट्स हैं उनसे, उन सब से फ्रेंडली रिलेशंस बनाते गया। ठीक है। और उसका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था, तो बंगाल से लेके गुजरात तक था। हम लोग इसको एक मैप में देखेंगे कि ये देखो समुद्रगुप्त का एम्पायर ये है इंडस रिवर से लेके ये जो गुजरात, फिर यहाँ से लेके पूरा ये जो लास्ट वेस्ट बंगाल तक का एरिया है, यहाँ तक का गुप्त एम्पायर हुआ करता था। अब गुप्त एम्पायर भुक्तीस में डिवाइड हुआ करता था। जैसे आज जो पूरा इंडिया है वो स्टेट्स में डिवाइडेड है ना, वैसे ही पहले के स्टेट्स को क्या बोलते थे, भुक्तीस बोलते थे। और स्टेट्स किस में डिवाइडेड है, तो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहले के डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे, विषय बोलते थे। तो गुप्त एम्पायर पूरा भुक्तीस में डिवाइडेड था और भुक्तीस किस में डिवाइडेड था, विषय में डिवाइडेड था। और जो विषय का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो वहाँ के लोकल पीपल ही किया करते थे। बस किंग जब इम्पोर्टेंट कोई ऑर्डर्स रहता था, इम्पोर्टेंट इशू रहता था, उसमें ही किंग ऑर्डर दिया करता था। बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो लोकल लोग करते थे। और उन लोकल लोग में विलेज के एल्डर मेंबर शामिल रहते थे, मतलब जो बूढ़े व्यक्ति हैं ना, जो समझदार हैं, उन लोग एडमिनिस्टर करते थे विलेज के हैपनिंग्स को। इस तरीके से लोकल पीपल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में गुप्त एज में। ठीक है। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद दो और राजा आए, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ये दोनों भी बहुत ही फेमस रूलर हुआ करते थे गुप्त डायनेस्टी की। और गुप्त डायनेस्टी 500 AD तक चला। और इस टाइम इंडिया में साइंस, आर्ट, रिलीजन ये सब में बहुत प्रोग्रेस आई, इसलिए इसको गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं, है ना। लाइफ ऑफ द पीपल इन गुप्त एज। गुप्त एज में लोगों के बारे में जानना, मतलब उनकी लाइफ कैसे व्यतीत होती थी, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम। तो उस टाइम के लोग कैसे रहते थे और ये सब हमको कैसे पता चलेगा कि हम अभी तो अब जा नहीं सकते ना, वो तो बहुत पहले पुरानी बात है, 1700 साल पुरानी बात है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे। तो सेवरल बुक्स रिलेटिंग टू द रिलीजन, स्टोरीज, प्लेस एंड साइंस, ये जो भी बुक्स उस टाइम लिखाया था, जो रिलीजन, साइंस ये सब में बेस्ड था, उसको हम लोग पढ़ के बाय रीडिंग दोज बुक्स हम लोग बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल। हम लोग उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सेवरल स्टोन इंस्क्रिप्शन से, मतलब जो भी वो लोग राजा महाराजा लोग लिखाते थे ना स्टोन में, तो उसको पढ़ के भी हम लोग जान सकते हैं कि उस टाइम के लोग कैसे रहा करते थे। उस टाइम चाइनीज़ स्कॉलर्स, बहुत सारे चाइनीज़ विद्वान भी इंडिया में आए थे। क्या करने आए थे उन लोग, तो उन लोग बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को पढ़ने आए थे और घूमने आए थे। जो भी बुद्ध से रिलेटेड जो भी प्लेसेस थे इंडिया में, उसको घूमने आए थे। तो उन्हीं में से कोई एक चाइनीज़ स्कॉलर था, फा हैंग। तो ये क्या किया था, इसने लिखा, एक बुक में लिखा था अपने एक्सपीरियंस के बारे में। जैसे वो इंडिया आया तो उसको जो जो एक्सपीरियंस हुआ वो उसको लिखा था अपने एक बुक में। तो इससे हमको बहुत हेल्प हुई कि उस टाइम कैसे लोग रहा करते थे, उसको हम लोग उसके बुक को पढ़ के ये सब जान सकते हैं। अब उसने क्या क्या लिखा अपने बुक में, तो उसने लिखा कि हियर द पीपल वे रिच एंड हैप्पी, मतलब इंडिया के लोग उस टाइम बहुत ही रिच हुआ करते थे और हैप्पी रहते थे। उनको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता था, मतलब टैक्स नहीं पटाना पड़ता था, बस मिनिमम अमाउंट ही टैक्स का पटाना पड़ता था। और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं था। उस समय एनिमल्स को मारा जाना भी बैन था।
और पीपल वाइन भी ड्रिंक नहीं करते थे, यहाँ के लोग शराब भी नहीं पिया करते थे। ओनियंस एंड गार्लिक, जो लोग प्याज और लहसुन खाते थे उनको बोलते थे चंडाल्स, ठीक है। और जो भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी, मतलब बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो भी मठ थे ना, तो उनको हाउसेस दिए गए थे, मतलब घर दिए गए थे, गार्डन दिए गए थे, और फार्मर्स और ऑक्सन दिए गए थे। मतलब बुद्धिज़्म उस टाइम पीक पे था अपने। उस टाइम मोनेस्ट्रीज वे रिवर्ड ग्रेटली, रिवर्ड मतलब आदर, जो भी मठ हुआ करते थे उसको बहुत ही आदर से ट्रीट किया जाता था। और फर्टाइल लैंड्स, डोनेशन में मठों को डोनेशन में फर्टाइल लैंड्स दिया करता था। और जो भी संत वहाँ उस मठ में रहते थे उन लोग काम करते थे उन लैंड्स में, उन फील्ड्स में काम करते थे उन लोग, ठीक है। इंडिया के लोग बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में, मतलब अहिंसा में बिलीव करते थे। और उन लोग यज्ञ परफॉर्म करते थे और वेजिटेरियन फूड खाना ही पसंद किया करते थे। ये कौन लिखा है? ये सब फाहियान अपने बुक में लिखा है, ठीक है। अब फाहियान के जैसे और भी स्कॉलर्स आए होंगे तो उन लोग भी लिखे होंगे। तो उन लोग क्या लिखते हैं, अदर्स बुक से हमें ये पता चलता है कि जो फाहियान था वो पूरा करेक्टली नहीं लिखा था। मतलब वो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखा था इंडिया के बारे में, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो यहाँ ख़राब था। जैसे कि उस टाइम अदर बुक से हमें पता चलता है कि उस टाइम कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी इंडिया में चल रहा था। और जो अपर सेक्शन सोसाइटी के जो पीपल रहते थे उन लोग बहुत ही कल्चर्ड लाइफ जीते थे, मतलब उन लोग बहुत अच्छा लाइफ जीते थे। उन लोग पोएट्री पसंद करते थे, म्यूज़िक, डांस, ये सब करते थे। लेकिन जो नीचे लोअर सेक्शन वाले सोसाइटी थे उनको ये सब करने नहीं मिलता था। उन लोग डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे थे, पुअर पीपल लोग, ठीक है। इस टाइम पे दिस वॉज द टाइम व्हेन सेवरल रेस्ट्रिक्शंस वेर इम्पोज ऑन वुमेन। वुमेन के ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता था, जैसे उनको एजुकेशन का उतना राइट नहीं था, ठीक है। उस समय चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हो गया था। और जो विडोज़ रहती थी, मतलब जो विधवा होती थी, उनको सती परफॉर्म करना था। मतलब जैसे उनका हस्बैंड अगर ख़त्म हो जाता था तो जिस आग में उसके हस्बैंड को जलाते थे उसमें ही जो महिला रहती थी, जो विडो हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, उसको भी उसी आग में सती कर दिया जाता था, मतलब उसको भी बर्न कर दिया जाता था। और जो पुअर पीपल थे उस टाइम के, उन लोग को बहुत ही डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा था। ट्रेड विथ फार ऑफ लैंड हैज़ डिक्रीज्ड, मतलब बहुत दूर दूर के जो देश हुआ करते थे उनके साथ ट्रेड भी बहुत कम हो गया था। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें प्रोडक्शन भी कम हो गया। अब ट्रेड कम हो गया तो उतना डिमांड ही नहीं रहा, इसलिए प्रोडक्शन भी कम हो गया। अब प्रोडक्शन कम हुआ तो मतलब जॉब भी बहुत सारी कम हो गई, क्योंकि इतना सारा सामान ही नहीं बनाना है तो इतने सारे लोगों को जॉब दे के करेंगे क्या, है ना। तो पीपल जो सिटी में रहा करते थे जॉब करने के लिए, उन लोग फिर से विलेज में जाने लगे थे। इससे क्या हुआ, जो बिग सिटीज़ की जो पॉपुलेशन थी वो घटती गई, मतलब रिड्यूस होती गई। बुक और रॉक इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि किंग्स विलेज को, मतलब ब्राह्मण्स को डोनेशन में विलेज दिया करते थे। मतलब जो भी ब्राह्मण हुआ करते थे उनको विलेज डोनेशन में दे देते थे किंग्स लोग, है ना। और हमेशा बुद्धिस्ट मठ की ही बात माना करते थे। और जो डोनेशन पाते थे उन लोग क्या करते थे, फार्मर्स, जो भी किसान है, लोकल फार्मर्स है, उनको अपनी फील्ड में काम करवाते थे और उनके ही इनकम पे जीते थे। रिलीजन, अब देखेंगे हम लोग उस टाइम रिलीजन में क्या क्या चेंजेस आए। तो गुप्त एज में जो बहुत सारे रिलीजन हुआ करते थे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और वैदिक रिलीजन, 3 मेन थे ना, तो उन सब में मेल मिलाप होना चालू किया। रिप्रोचमेंट मतलब मेल मिलाप, मतलब कुछ उसकी अच्छाई दूसरे जैसे बुद्धिज़्म में कुछ अच्छाई है तो उसको जैनिज़्म अडॉप्ट कर लिया, जैनिज़्म में कुछ अच्छाई है उसको वैदिक रिलीजन अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसे ही सब लोग एक दूसरे का सेवरल थिंग्स अडॉप्ट करने लगे, ठीक है। वैदिक रिलीजन में भी अब एनिमल सेक्रीफाइस को बंद कर दिया, मतलब बलि प्रथा जो होता था वैदिक रिलीजन में उसको वो बंद हो चुका था। और उस समय देवी देवता जैसे शिव, विष्णु और देवी, ये सब का वर्शिप चालू हो गया था। अब इस टाइम जो वैदिक गॉड्स थे, इंद्र, अग्नि, वरुण, जो कि मतलब नेचर से जो रिलेटेड गॉड्स थे, उनको इम्पोर्टेंस कम दिया गया। और किनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया गया, तो शिव, विष्णु और जो भी देवी देवता हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस
देना चालू कर दिया गया था। अब टेम्पल्स बनने लगे थे, पूजास होने लगी थी। तो पूजा किसकी होती थी? स्टैचूज बनाने लग गए थे। गॉड गॉडेसेस, देवी देवताओं के अब स्टैचूज बनाने लग गए थे। और जो एक्सपेंसिव यज्ञ थे उस वो नहीं हुआ करता था। अब क्या होता था? रिप्लेस कर दिया था। एक्सपेंसिव यज्ञ को किसने रिप्लेस कर दिया था? तो पूजा, फास्टिंग, डोनेशन, ये सबसे एक्सपेंसिव यज्ञ रिप्लेस हो गया था। मतलब अब यज्ञ परफॉर्म नहीं किया जाता था, ज़्यादातर पूजा, फास्टिंग या डोनेशंस दिया करते थे। इससे क्या हुआ? जो पुअर पीपल हैं, जो एक्सपेंसिव यज्ञ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन्होंने उसको भी मौका मिला रिलीजियस एक्टिविटी में हिस्सा लेने का। जो गुप्त रूलर थे उन लोग वैष्णवाइटिस थे, मतलब वो वैष्णव धर्म में मानते थे। लेकिन जो दूसरे थे, अदर्स वेर फ्री टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन, मतलब जिसको जो भी रिलीजन फॉलो करना है वो उस टाइम कर सकता था। साइंस में क्या चेंजेस आया? तो आर्यभट्ट तो गुप्त एज के थे। तो वो गुप्त एज के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने आर्यभट्टियम नाम की एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने सॉल्यूशन दिया है बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को। मतलब जो इंट्रिकेट मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मतलब जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स वो करते थे, उसका भी सॉल्यूशन ये आर्यभट्टियम नाम की बुक में आर्यभट्ट ने दिया है। ही पुट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट अर्थ इज़ राउंड, मतलब आर्यभट्ट ने ही बताया कि अर्थ राउंड है और वो अपने ओन एक्सिस पे ही, मतलब जैसे ये अर्थ हो गया, ठीक है, तो इसका एक्सिस, ये है एक्सिस, नॉर्थ और साउथ पोल में जो टच करता है, तो इसने बताया कि अर्थ अपने ही ओन एक्सिस के चारों ओर ऐसे घूमता रहता है। आर्यभट्ट ने बताया कि जो एक्लिप्स हुआ करता था, मतलब जो ग्रहण लगता था, वो राहु केतु के सूर्य को खा लेने से नहीं लगता था, बल्कि क्यों लगता था? वो इसलिए लगता था क्योंकि शेडो ऑफ अर्थ एंड मून, मतलब जैसे ये है सन, ठीक है, अगर ये सन है, ये मून है मान लो, और ये है अर्थ, ठीक है, तो क्या ये जो सन का रोशनी है वो मून पे पड़ता था, है ना, और मून के कारण, क्योंकि यहाँ पे मून आ जाता था, इसलिए इस वाले एरिया में, इस साइड में यहाँ पे डार्कनेस आ जाती थी, मतलब सन की रोशनी नहीं पहुँच पाती थी। तो इसलिए हमको लगता था कि राहु और केतु ने सन को खा लिया है। पर वो एक्चुअल में क्यों होता था? क्योंकि ये मून जब ऐसे रिवॉल्व करके सन के सामने आ जाता था, इसलिए शेडो आ जाती थी, और इसी को हम लोग एक्लिप्स बोलते हैं। ना कि राहु और केतु के खा जाने से। ये वाला जो भी कहानी था वो सब गलत है। ये कौन बताया? आर्यभट्ट बताया, ठीक है। दिस थ्योरी वेर एक्सेप्टेड बाय वेरी फ्यू पीपल, पर ये जो थ्योरी इन्होंने बताई उसको बहुत ही कम लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि सब लोग यही मानते थे कि जो भी पुराणों से सुने आ रहे हैं उन लोग वही सच है, ये मानते थे। उस टाइम वराहमित्र भी बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करके बहुत सारी थ्योरीज दिए हैं, ठीक है। और जो आर्यभट्ट का जो भी फाइंडिंग्स था उसको आज की जो मॉडर्न साइंस है उसको वो सच मानती है। उस टाइम बहुत सारे बुक्स भी लिखे गए थे फार्मिंग और मेडिसिन के ऊपर, स्पेशली वेटरनरी साइंस के ऊपर बहुत सारे उस समय बुक लिखे गए थे। अब हम देखेंगे लिटरेचर में उस समय क्या क्या चेंजेस आई। उस समय बहुत सारे संस्कृत लिटरेचर्स लिखे गए, जैसे कि पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था। और हितोपदेश किसने लिखा था? तो नारायण पंडित ने लिखा था। तो ऐसे ही बहुत सारे संस्कृत लिटरेचर उस समय लिखा जाने लगा। और फेमस ग्रेट पोइट्स उस टाइम के कौन कौन थे? कालिदास, भारवी, शूद्रका और मग, ये सब ग्रेट पोइट्स हुआ करते थे उस समय के। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था ना, समुद्रगुप्त का बेटा, तो उसके दरबार में 9 जेम्स, मतलब 9 रत्न हुआ करते थे, जिसमें का कालिदास भी एक रत्न हुआ करता था, मतलब 9 जेम्स में से कालिदास भी एक थे। कालिदास ने मेघदूत की रचना की और कुमार संभव की रचना की। मेघदूत बहुत ही फेमस है। हिज प्ले अभिज्ञान शकुंतलम इज़ वर्ल्ड फेमस। उसने एक प्ले भी लिखा था अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि आज वर्ल्ड फेमस है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इस प्ले को किया जाता है और वो बहुत ही फेमस है। उस समय के जो भी लिटरेचर्स हुआ करते थे वो ह्यूमन फीलिंग्स और उनके प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के ही लिखाया करता था।
आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उस समय कौन कौन से आर्ट और आर्किटेक्चर हुआ थे। देखो हमने पढ़ा कि साइंस और लिटरेचर में तो बहुत सारे एडवांसमेंट हुए, लेकिन आर्ट में भी बहुत सारे एडवांसमेंट हुए उस टाइम। बहुत सारे ब्यूटीफुल केव टेम्पल्स अजंता में बनाए गए, बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूरल्स मतलब होता है चित्र। जो अजंता केव्स है ना, अजंता गुफा बहुत ही फेमस है अभी भी, तो उसके अंदर बहुत सारे चित्र बनाए गए। वो चित्र में क्या दिखाता था, बुद्ध के लाइफ को दर्शाया गया था। दे हैव बीन डन सो केयरफुली दैट इवन टुडे दे लुक रियल। उस समय इतने केयरफुली मतलब इतने अच्छे से उसको बनाया गया था कि अभी भी अगर हम अजंता केव्स में जाके उन पिक्चर्स को, उन चित्र को देखते हैं तो अभी भी वो हमें रियल लगता है। पेंटिंग्स के अलावा भी बहुत सारे विहार, स्तूपास, चैत्यास और केव्स बनाए गए थे, कंस्ट्रक्ट किया गया था उस टाइम। उस समय स्कल्पचर के फील्ड में बहुत ही रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ। मतलब स्कल्पचर मतलब मूर्तियाँ है ना, विष्णु, शिवा, बुद्ध, जैन तीर्थंकर, ये सब की मूर्ति बनना स्टार्ट हो गए थे। और उन मूर्ति में फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का भी काबिलियत आ गया था। मतलब ऐसा मूर्ति बनाते थे वो जिसमें जो जिसका भी मूर्ति बना रहे हैं उसके फीलिंग्स को हम उसको देख के ही जान पाते थे। बहुत सारे टेम्पल्स, चैत्यास, विहार ये सब बनने लगे थे गुप्त एज में। ये सब किसकी बात हो रही है, गुप्त एज की ना, स्वर्ण काल की बात हो रही है। तो जो टेम्पल्स होते थे वो ब्रिक्स के बने होते थे, मतलब ईंट और स्टोन से बने हुए थे। और कोई कोई टेम्पल्स तो हिल्स में, मतलब माउंटेन का जो हिल्स रहता था वहाँ पे केव रहते थे, उसको भी कट करके भी बनाया गया था। ह्यूज बुद्धिस्ट विहार वेर कंस्ट्रक्टेड एट सारनाथ। सारनाथ जो जगह है वहाँ बुद्धिस्ट विहार बनाया गया। देवगढ़ झांसी में देवा दशावतार टेम्पल बनाया गया था झांसी में, ठीक है। और विदिशा में केव्स ऑफ उदयगिरी बनाया गया था। ये सब एक ही टाइम के बनाए, मतलब गुप्त एज के ही ये सब आर्किटेक्चर है। भीतरगांव कानपुर के पास है एक जगह, वहाँ पे विष्णु टेम्पल बनाया गया था जो कि ओल्डेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड है, जो कि ब्रिक से बना गया है। ब्रिक से मतलब ईंटों से बना गया ओल्डेस्ट टेम्पल। यहाँ पे देखो ये इमेज दिखा रहा है ना, ये वही है भीतरगांव का विष्णु टेम्पल। ये लास्ट स्लाइड है, आर्ट ऑफ गुप्त एज इन छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में उस टाइम क्या क्या बना था ये देखेंगे। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर वर्क किए गए थे, जैसे कि सिरपुर का लक्ष्मण टेम्पल, ये देखा जा सकता है। ये सिरपुर का लक्ष्मण टेम्पल, अगर आपको भी कभी मौका मिले तो यहाँ जाके इस टेम्पल को देखिएगा, बहुत ही सुंदर है। और ये गुप्त एज का बना है, मतलब 650 AD के समय ही बना है, जो कि रायपुर से लगभग 79 मतलब 80 किलोमीटर के आसपास है। इसका जो शिखर है, मतलब शिखर मतलब टॉप, वो भीतरगांव के टेम्पल के जैसा ही है। मतलब पिछले साइड में हम लोग देखे थे ना जो ब्रिक से ओल्डेस्ट टेम्पल बना है, तो उसके जैसा ही इसका भी मतलब इसका भी शिखर बना है। हियर ऑल्सो सीन्स फ्रॉम मैथोलॉजिकल लेजेंड्स आर डिपिक्टेड एंड द एंट्रेंस गेट एंड द डोर फ्रेम आर वेल डेकोरेटेड। इसका जो एंट्रेंस गेट है वो बहुत ही सुंदर से डेकोरेट किया गया है। इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ भी बहुत ही इन्फ्लुएंस हुआ करता था गुप्त एज के आर्ट से, है ना। गुप्त एज के आर्ट छत्तीसगढ़ में भी देखा जा सकता है। अब आज भी यहाँ मेला लगता है सिरपुर में। कब कब मेला लगता है, तो बुद्ध पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा में आज भी मेला लगता है यहाँ। तो बस इस चैप्टर में इतना ही। अब हम लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, फिर हिस्ट्री सीरीज क्लास 6 का ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद एंड टेक केयर।